सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूं ना कह दिया है। हो ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। ओम शांति and a very good evening to all of you. हम इस वक्त नाउन के बारे में सीख रहे हैं। हमने नाउन से जुड़े एक सब टॉपिक को सीखा था सबसे पहले, आर्टिकल्स। उसके बाद हमने विविध प्रकार के नाम के बारे में सीखा, जैसे प्रोनाउन, पर्सनल नाउन, कॉमन नाउन वगैरह वगैरह। जब हम भाषा बोलते हैं तो बार बार नाउन का प्रयोग नहीं करते, प्रोनाउन का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे हम किसी लड़के के बारे में बात करते हैं तो पहले वाक्य में उसका नाम आता है, ताकि सुनने वाले सब समझ सके कि हम किसकी बात करते हैं। जैसे अशोक मेरा पड़ोसी है, लेकिन उसके बाद मैं अशोक के बारे में जितने भी वाक्य बोलूंगा, वहाँ हिंदी में भी मैं अशोक का नाम यूज नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता, वह कहता हूँ। इंग्लिश में लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी कहते हैं। हम खुद के लिए भी हमारा नाम नहीं बोलते, आई बोलते हैं, और अब जिससे बात करते हैं उसका नाम नहीं बोलते, उसको यू कहते हैं। ये सब आप देखेंगे तो जो स्पोकन इंग्लिश है, जो इंग्लिश बोली जाती है, इसमें कर्ता की जगह पे और कर्म की जगह पे सबसे ज्यादा प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन समझने में बहुत ही सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज हमें देखनी है। हम जब केस पे आएंगे, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, ये केस का उपयोग हिंदी में भी है। जैसे कर्ता में मैं अशोक को पढ़ाता हूँ, और यही मैं जब कर्म में आता है तो अशोक मुझे पढ़ाता है, मुझे हो जाता है। ऐसी बात इंग्लिश में है, समझने में कठिन नहीं है, आपको याद कर लेनी है। अब हम प्रोनाउन के बारे में जाने, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। जो नाउन की जगह पर आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये सीरियल नंबर 1 में लिखा है मैंने। सीरियल नंबर 2, कोई भी प्रोनाउन ऐसा नहीं है जिसके पीछे नाम नहीं है, क्योंकि अगर हम ही बोले और ही के पीछे कोई लड़का, कोई पुरुष नहीं है, तो ही का कोई मतलब ही नहीं होता। तो हमारी बातचीत होती है, हमारी जो भाषा होती है, उसमें हर प्रोनाउन के पीछे कोई ना कोई नाम होता है, और ये नाम जानना भी आवश्यक होता है। इसलिए हमारे पहले वाक्य में सामान्यतः नाउन बोला जाता है, और उसके बाद उस नाउन के लिए प्रोनाउन का उपयोग होता है। थर्ड पॉइंट, तीसरा, प्रोनाउन का उपयोग दोनों के लिए हो सकता है। व्यक्ति के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। व्यक्ति के लिए हम लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, और जो निर्जीव वस्तु है उसके लिए ईट का उपयोग करते हैं। और ये तीनों अगर बहुवचन में है तो उनके लिए दे का उपयोग होता है। सीरियल नंबर 4, कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो सिर्फ
व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ही, शी। कुछ प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वस्तु के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें व्यक्ति के लिए यूज नहीं किया जाता, जैसे इट। और कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जो चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, दोनों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे ऑल। 5, आपको पता होगा कि नाम 3 जगह पे आ सकता है। नाउन कर्ता में भी आता है, कर्म के स्थान पे भी आता है, और अन्य जगह पर भी आता है। ये अन्य जगह के बारे में जब हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि प्रेपोजिशन के साथ नाम का क्या रिश्ता है, नाउन का क्या रिश्ता है। और ये तीनों जगह पर नाउन के बदले प्रोनाउन आ सकते हैं। जैसे नाउन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो इसी तरह उसके पीछे जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अगर हम एक लड़के की बात करते हैं तो ही आएगा, उसका नाम अशोक होगा। लेकिन अगर 2 लड़के मिलके कुछ काम करते हैं, अशोक और महेश, तो ही का दे हो जाएगा। तो प्रोनाउन भी हमें प्लूरल करना पड़ेगा अगर उसके पीछे जो नाउन है वो प्लूरल है। तो नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा, नाउन प्लूरल में है, 2-3 लड़के हैं, 2-3 लड़कियां हैं, तो प्रोनाउन भी प्लूरल में रहेंगे। नाउन की एक खासियत होती है कि इसको इन्फ्लेक्ट नहीं किया जाता, नाउन को मोड़ा नहीं जाता, बदला नहीं जाता, इसका डिक्लेंशन नहीं होता प्रॉपर नाउन का। तो नाउन जो कर्ता में होता है वही नाम कर्म में रहता है। यहाँ देखो, पहले वाक्य में अशोक कर्ता के स्थान पे है, अशोक मुझे देखता है। तो अशोक कर्ता है, देखता है क्रियापद है, और मुझे कर्म है। अब हम पात्र की अदला बदली कर देते हैं, मैं अशोक को देखता हूं, तो मुझे का मैं हो गया जब वो कर्म से कर्ता में आया दूसरे वाक्य में। लेकिन कर्ता से कर्म में जाने के बाद भी अशोक का तो स्वरूप वही है, इसके रूप में, इसके मोड में कोई फर्क नहीं आया, अशोक अशोक ही रहता है। तो प्रॉपर नाउन में कोई डिक्लेंशन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता। ये बदलाव सिर्फ प्रोनाउन में आते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर, कुछ जगह नहीं होता है, कि कर्ता के स्थान पे जो प्रोनाउन आता है और कर्म के स्थान पे जो प्रोनाउन आता है वो अलग अलग होते हैं। तो आपको ये दोनों रूप याद रखना पड़ेगा। जैसे हिंदी में आप याद रखते हैं मैं और मुझे, हम और हमें, इस तरह से। ये चार्ट मैंने आपको कल दिखाया था, आज दोबारा दिखाता हूं, क्योंकि ये चार्ट का संबंध 2 जगह पे है। केस से भी है जो नाउन के साथ जुड़ा है, और प्रोनाउन से भी है, क्योंकि इतने बदलाव सिर्फ प्रोनाउन में आते हैं और कहीं नहीं आते। मैंने कल भी ये वाक्य आपको हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट टू राइट पढ़ के बताया था। 2 क्रियापद लिए है, ब्लू वाला ऐसा क्रियापद है जिसका एक ही कर्म है, हेल्प, और रेड वाला ऐसा क्रियापद है जिसके 2 कर्म है, डाई ट्रांजिटिव। तो हम पढ़ते हैं सीरियल नंबर 1 से, आई हेल्प। अब आप ऑब्जेक्ट केस में से, एक्यूजेटिव में से कोई भी एक पसंद कर सकते हो, मी को छोड़ के, अस को छोड़ के। हम खुद की हेल्प नहीं कर सकते। आई हेल्प हिम, हिम लड़का हो सकता है। अगर लड़की है तो आई हेल्प हर, जो बिल्कुल आखिरी रो में है। आई हेल्प हिम लड़के को, आई हेल्प हर लड़की है तो, और अगर बहुवचन में है तो आई हेल्प देम। अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो हेल्प करने का तो सवाल नहीं आता, लेकिन हम दूसरा कोई क्रियापद इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई टेबल पे रंग लगा रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई पेंट इट। क्योंकि टेबल निर्जीव है तो ही भी नहीं आएगा, शी भी नहीं आएगा, इसलिए हिम और हर नहीं आएगा, और मैं कहूँगा आई पेंट इट। और टेबल भी अगर बहुवचन में है तो इट का देम हो जाएगा। देम सबके लिए कॉमन है, चाहे 2-4 लड़के हो, 2-4 लड़कियां हो, या 2-4 टेबल हो, बहुवचन हमेशा देम रहेगा।
इसी प्रकार के रूल गौण कर्म में भी है, कोई फर्क नहीं है। आप लाल अक्षर में लिखे फॉन्ट्स देख सकते हैं, वही शब्द आते हैं गौण कर्म में भी। मतलब जो नियम प्रधान कर्म में है, मेन ऑब्जेक्ट में है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, वही नियम गौण कर्म में यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है। तो वैसे देखो तो ये इतना कठिन नहीं है। और जहां तक यू का सवाल है, ये दोनों जगह सेम रहता है। कर्ता में भी एक वचन में भी यू, कर्ता में बहुवचन में भी यू जो सीरियल नंबर 2 में है, कर्म में भी एक वचन में यू और बहुवचन में यू रहता है। फर्क आता है फर्स्ट पर्सन में आई और वी का हो जाता है मी और अस, और थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट का होता है हिम हर इट, और दे का होता है देम। जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं है, वही के वही शब्द आएंगे। और दो केस है जिसमें से मैंने एक ही आपको दिखाया है जो आखिरी कॉलम में है, इसे पजेसिव केस कहते हैं। पजेसिव यानी हमारी मालिकी या हमारे कब्जे की बात। जैसे एक किताब मेरे हाथ में है और वो मेरी किताब है, तो मैं इसे माय बुक कहूंगा, माय बुक। लेकिन मेरे घर के सामने गाड़ी खड़ी है तो मैं उसको हाथ में नहीं उठा सकता, तो वहां कब्जा से ज्यादा मालिकी का भी प्रश्न खड़ा होता है, मैं कहूंगा माय कार। अगर घर के सभी व्यक्ति है, घर की ये गाड़ी है, तो हम कहेंगे अवर कार, अवर हाउस। तो इसे पजेसिव केस कहते हैं, जेनेटिव केस कहते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि आपकी गाड़ी है तो योर कार, योर बुक। बहुवचन में भी वही रहेगा, योर कार, योर बुक। अगर हम थर्ड पर्सन किसी तीसरी व्यक्ति की बात करते हैं, जिसे हिंदी में आप अन्य पुरुष कहते हैं, तो अगर वो लड़का है तो हिज कार, हिज बुक। अगर लड़की है तो हर कार, हर बुक। कोई निर्जीव वस्तु है तो वहां इट्स लगेगा। इसमें आई टी और एस है, लेकिन इसको आप बहुवचन मत समझिए, ये एक लिखने का तरीका है पजेसिव केस दिखाने के लिए। तो ये ईट का बहुवचन नहीं है, आपको इसी तरह ईट्स लिखना है उसका करके। और ये तीनों का बहुवचन हो जाएगा देर, THEIR। समझो दो भाई बहन, दो माँ बाप खड़े हैं और कोई हमें बताता है ये घर किसका है, तो हम कहेंगे देयर हाउस। ये चार लोग जो खड़े हैं, माँ बाप और उनके दो बच्चे, इनका घर है, देयर हाउस। यहाँ एक और चीज ध्यान रखना कि जो पजेसिव केस है वो नाउन के एक वचन बहुवचन होने से बदलता नहीं है। जैसे मेरे पास एक ही गाड़ी है तो भी माय कार है, और मेरे पास दो गाड़ी है तो भी माय कार्स। कार का कार्स हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास दो गाड़ी है तो बहुवचन हो गया, तो मैं कार का कार्स करूंगा, पीछे एस लगाऊंगा, लेकिन माय में कोई बदलाव नहीं आता है। इसी तरह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बदलने से भी माय में कोई फर्क नहीं आता है। अगर मैं मेरे भाई की बात करता हूं तो माय ब्रदर। अगर मैं मेरी बहन की, सिस्टर की बात करता हूं तो माय सिस्टर। और यहाँ पे ये हिंदी से अलग है, मेरा भाई मेरी बहन। हिंदी में हम इसे इन्फ्लेक्ट करते हैं, डिक्लेंशन होता है, लेकिन पजेसिव केस में जो डिक्लेंशन हिंदी में होता है वो इंग्लिश में नहीं होता। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हिंदी में मेरा भाई मेरी बहन। ये बहुत बड़ा फर्क है हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश सरल है क्योंकि आपको और कुछ याद नहीं रखना है। हिंदी में बहुवचन में भी फर्क होते हैं। मेरे आ जाएगा अगर दो भाई है तो मेरे भाई। इंग्लिश में बहुवचन में कोई फर्क नहीं पड़ता, माय का माय ही रहता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह से बात सरल हो जाती है। और
हम आसानी से इसका एक वचन और बहुवचन सब जगह प्रयोग कर सकते हैं। और ये रूल सारे जेनेटिव केस, सारे पॉजिटिव केस में लगेगा। आप समझो मैं सामने वाले व्यक्ति की बात करता हूं तो वहां भी यही नियम रहेगा, योर कार योर कार्स। मैं कोई तीसरी व्यक्ति की बात करता हूं तो वहां भी वही नियम रहेगा, हिज कार हिज कार्स। तो आप देखेंगे कि इंग्लिश में एक वचन बहुवचन से माय अवर वगैरह में कोई फर्क नहीं आता है, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भी कोई फर्क नहीं आता है। इस तरह मैं कहूँगा ये काफ़ी सरल है समझने में। आपको सिर्फ दो चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट केस यानी नॉमिनेटिव केस जो पहली कॉलम में है, इसमें क्या प्रोनाउन आते हैं। जो हमने क्रियापद के कॉन्जुगेशन में यही प्रोनाउन इस्तेमाल किए थे, ये तो अभी आपको याद भी रह गए होंगे। और इसका रूप बदल जाता है जब वो कर्म के स्थान पे आता है, तो वो हमें याद करना है। अब प्रोनाउन के बारे में और कुछ बात करते हैं। जब हम आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे ये सीरियल नंबर में मैंने लिखे जो क्रियापद के कॉन्जुगेशन में यही क्रियापद हम लेते थे, तो इसे डेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये हर एक प्रोनाउन के पीछे एक खास व्यक्ति होता है जो सबको मालूम है कि आई का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, ही का मतलब क्या होता है। इसलिए उनको डेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन जब हम ऑल बोलते हैं, सब, मैनी काफी लोग आए थे, सब लोग आए थे, हम प्रत्येक को एवरीवन, एवरीबडी, मैं डिफरेंस समझाता हूं एवरीवन और एवरीबडी का। तो इस वक्त हमें नहीं पता कि ऑल के पीछे क्या है, मैनी के पीछे क्या है, इसलिए ऐसे प्रोनाउन को हम इनडेफिनिट यानी अनिश्चित प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि हम वो व्यक्ति को नहीं जानते कि वो कौन है। जब हम ऑल बोलते हैं तो मुझे नहीं पता ऑल में 50 लोग आए थे, 100 लोग आए थे, 10 लोग आए थे, क्या था नहीं पता है, तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाता है। अब इंग्लिश में दो शब्द होते हैं, एवरीवन और एवरीबडी। इनको कहाँ साथ में रखना, कहाँ अलग रखना और क्या फर्क है, ये मैं आपको लिख के टेलीग्राम पे रख दूंगा मैं। लेकिन एक छोटी बात यहाँ पे बता देता हूँ कि जिन लोग को हम जानते हैं तो उनके लिए हम एवरीवन लिखते हैं। जैसे कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसकी कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, 25,000 लोग काम करते हैं। लेकिन ये 25,000 कौन है, इनका पगार क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में है, ये उनका एचआरडी डिपार्टमेंट सब जानता है। तो जब मैनेजिंग डायरेक्टर कोई संदेशा देता है ये 25,000 एम्प्लॉय को ईमेल लिख के, तो वो एवरीवन शब्द का प्रयोग करेगा क्योंकि वो सबको जानता है। लेकिन जब दिल्ली शहर का मेयर एक पब्लिक स्टेटमेंट करता है कि सबको शहर क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है, तो दिल्ली का मेयर सबको नहीं जानता, तो उस वक्त वो एवरीबडी शब्द का प्रयोग करेगा, एवरीबडी शुड कीप द सिटी क्लीन। ये मुख्य फर्क है, अदरवाइज इनका मीनिंग एक ही होता है, एवरीवन में भी सब आ जाते हैं और एवरीबडी में भी सब आ जाते हैं। लेकिन इंग्लिश की एक प्रैक्टिस रही है कि हम जिनको जानते हैं इसके लिए एवरीवन का प्रयोग करते हैं, और जिनको नहीं जानते इनके लिए एवरीबडी का प्रयोग करते हैं। सीरियल नंबर 3, इसका जो नेगेटिव शब्द है एवरीवन का, वो नो वन है, और इसमें आपको दो शब्द में बांटना है। ये दो शब्द वाला शब्द है नो वन। लेकिन आप जब एवरीबडी का नेगेटिव करते हैं तो नो बडी होगा, वो एक शब्द है। इसका उच्चार नो बॉडी नहीं होगा, नो बडी होगा। हिंदी में मैंने उच्चार भी दे दिया है आपको। अगर आप नो और बॉडी को अलग कर देंगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। फिर बॉडी का मतलब हो जाएगा शरीर, और नो बॉडी का मतलब हो जाएगा कोई शरीर यहाँ पर नहीं है। जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह में ऐसी बातें की जाती है
कि भाई ये बॉडी आया नहीं आया, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में ऐसी बातें होती है, तो वहाँ ये शब्द अलग किए जाते हैं क्योंकि उसका मीनिंग भी अलग है। वहाँ बॉडी का उपयोग शरीर के रूप में किया जाता है। तो हमें हमारे इंग्लिश में ये ध्यान रखना है कि नो बॉडी को आप कभी अलग नहीं करेंगे। जब हम ये कहना चाहते हैं कि सब, किसको भी परवाह नहीं, जैसे मैंने सीरियल नंबर 4 में हिंदी में वाक्य लिखा है, तो अक्सर इंग्लिश में वन शब्द का प्रयोग होता है, ONE, वन, और इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसमें वैसे तो जीवित व्यक्ति ही आएगा, क्योंकि जब हम कहते हैं परवाह नहीं है तो निर्जीव वस्तु तो परवाह कर ही नहीं सकते। लेकिन ये इंग्लिश का वाक्य बनाने की एक खासियत है, एक स्पेशल उसका फीचर है। इंग्लिश में कहा जाता है वन डजंट केयर, किसको भी परवाह नहीं। इसके बाद सीरियल नंबर 5 पे महत्व के प्रोनाउन आते हैं। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब देखिए, जब आप प्रत्येक बोलते हैं, प्रत्येक, मान लो आपने 50 लोगों को इकट्ठा किया है किसी भी पार्टी के लिए या किसी के भी लिए, और आप सबको कुछ देना चाहते हैं, तो आप सबको देंगे तो भी आपको 50 चीज चाहिए, प्रत्येक को देंगे तो भी 50 चीज चाहिए, क्योंकि 50 लोग आके बैठे हैं सामने आपके। तो वैसे देखो तो ऑल और ईच वन में कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पड़ता है ये भी मैं आपको बताता हूं, और ये वाक्य के मीनिंग पे डिपेंड होता है, इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं। समझो आपके रूम में एक भारी टेबल पड़ा है जो अकेला आदमी उठा नहीं सकता, उसको एक जगह से उठा के रूम में दूसरे कॉर्नर में रखना है। तो आपने आजू बाजू से 4 लोगों को बुलाया जो मिलके उठा के टेबल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं।